नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है MM दत्तात्रेय और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पवित्र एजुकेशन पॉइंट पर। मैं आपके सामने हिंदी भाषा को लेकर प्रस्तुत हूँ। मैंने आपको पिछली वीडियो में संज्ञा पार्ट फर्स्ट को समझाया, मतलब संज्ञा का पार्ट फर्स्ट रखा। अब हम आगे के जो हमारे संज्ञा के कुछ नियम रह जाते हैं, कुछ जो दो प्रकार रह गए उनको हम समझेंगे। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपके लिए भाववाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण प्रस्तुत किए, कुछ उदाहरणों का कलेक्शन किया है। तो पहले इन उदाहरणों को समझते हैं कि इनका निर्माण कैसे हुआ। एक हुआ व्यक्तिवाचक संज्ञा से, एक हुआ जातिवाचक से। सर्वनाम से भी भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है, विशेषणों से भी भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है, क्रिया शब्दों से भी भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है, और अव्यय शब्दों से भी, मतलब क्रिया विशेषण या अव्यय शब्दों से भी भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। तो देखिए इनका निर्माण कैसे कैसे हुआ है, मैं आपको बताता हूँ। पहले बात करते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे होता है। जैसे कि व्यक्तिवाचक शब्द है शिव, क्या है शिव, तो शिव से बन गया शिवत्व। शिव से क्या बन गया, शिवत्व। कृष्ण से कृष्णत्व बन गया, राम से रामत्व बन गया, विष्णु से विष्णुत्व बन गया, ब्रह्म से ब्रह्मत्व बन गया, और सती से क्या बन गया, सतीत्व बन गया। ये सभी शब्द किस संज्ञा के हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा के शब्द हैं। उसके बात करें हम जातिवाचक संज्ञा के शब्दों से कैसे बनते हैं भाववाचक संज्ञा। देखिए शिशु, शिशु जो शब्द है वो जातिवाचक संज्ञा का है। इसमें सभी शिशु हैं जो जन्म लेते हैं, वो सभी शिशु इसमें सम्मिलित हो जाएंगे। तो ये कौन सा शब्द हो गया, जातिवाचक शब्द हो गया। तो देखिए इससे कैसे बन जाता है, शिशु से शैशव बन जाता है या फिर शिशुत्व बन जाता है। देव से देवत्व बन जाता है, पुरुष से पुरुषत्व बन जाता है, नारी से नारीत्व, बच्चा से बचपन बनता है। दोस्तों जी हाँ, बच्चा से बचपन बनता है, बच्चत्व कोई शब्द नहीं होता। बूढ़ा से बुढ़ापा बनता है, जवान से जवानी बनता है। गुरु से गौरव बनता है, गुरुत्व बनता है। दोस्तों ऐसे काफी शब्द हैं। चोर से चोरी बनता है दोस्तों, ठीक है। तो ये क्या है, जातिवाचक शब्दों से भाववाचक संज्ञा का निर्माण हुआ है। अब बात करते हैं सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे होता है। जैसे कि मैंने कहा मम, मम माने होता है दोस्तों, अगर आप देखें मम संस्कृत शब्द है, मम माने होता है मेरा, पर यहाँ पर कैसे बनेगा, मम, मम से बनेगा ममता या फिर ममत्व, स्व से बनेगा स्वत्व, एम से बनेगा अहंकार, अपना से अपनापन या फिर अपनत्व भी होता है, आप से आपा बनता है, सर्व से सर्वस्व बनता है, मेरा से मेरापन और तेरा से तेरापन। उसके बाद बात करें विशेषणों से कैसे भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। जैसे कि गंदा है तो गंदा से गंदगी बन जाएगा, साफ से सफाई, हरा से हरियाली, कठोर से कठोरता, काला से कालापन या कालिमा, दोनों शब्द माने जाते हैं। कालापन भी सही है और कालिमा भी सही है, दोनों शब्द भाववाचक संज्ञा के माने जाते हैं। चतुर से चतुरता बनता है, रुजु से रुजुता बनता है, पटु से पटुता बनता है। ऐसे ये सब क्या है, विशेषण शब्द है। विशेषण शब्दों से हमें क्या बना दिया, यहाँ पर भाववाचक संज्ञा बना दी। उसके बाद बात करें हम क्रिया शब्दों से कैसे भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। जैसे कि मैंने बोला खोजना, तो खोजना से किसका निर्माण हो गया, खोज का। ये क्या बन गई, ये भाववाचक संज्ञा बन गई। जैसे मैं कहूँ खाना, खाना से बन जाती है दोस्तों खान, पीना से पान, पढ़ना से पढ़ाई, लिखना से लिखावट, दबाना से दाव। ये सभी क्या हो गए दोस्तों, क्रिया से भाववाचक संज्ञा के निर्माण हो गए। उसके बाद अव्यय है, इसमें सभी आ जाएंगे, आपके क्रिया विशेषण वगैरह सभी आ जाएंगे। अव्यय ही माने जाते हैं, वो जिनका व्यय नहीं होता वो अव्यय होते हैं। तो दूर से बन गया दूरी, निकट से निकटता, शीघ्र से शीघ्रता, और जल्दी से जल्दबाजी। तो ये सभी जो उदाहरण है किस संज्ञा के, भाववाचक संज्ञा के। अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं, आपके पास 5 सेकंड का समय है। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, कुछ जो विद्वान है, संस्कृत हिंदी के जो विद्वान है, उन्होंने संज्ञा के 2 रूप और माने हैं। हालांकि जो ज्यादातर विद्वान है उन्होंने उन जो भाग हैं, जो 2 भेद हैं, उनका खंडन किया है, उनको जातिवाचक संज्ञा का ही रूप माना है। पर जो 2 रूप हमारे सामने आते हैं निकलकर, उनको देखते हैं कि वो क्या क्या है। मुझे उम्मीद है आपने ये सभी नोट डाउन कर लिए होंगे या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं संज्ञा के चौथे प्रकार की, जो कि है समुच्चय बोधक संज्ञा। क्या, समुच्चय बोधक संज्ञा या फिर समुदाय बोधक संज्ञा। समुच्चय बोधक या फिर समुदाय बोधक, समुदाय बोधक संज्ञा। इन दोनों संज्ञा के प्रकारों को कराने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये दोनों जो प्रकार है जातिवाचक संज्ञा के रूप में ही मान लिए गए हैं।
अब इनका कोई ज्यादा वर्चस्व माना नहीं गया है। ये दोनों जो प्रकार है, समुच्चय बोधक है और एक आता है अपना द्रव्यवाचक संज्ञा आता है, ये दोनों जातिवाचक संज्ञा के ही प्रकार मान लिए जाते हैं दोस्तों। तो देखिए समुच्चय बोधक संज्ञा क्या कहती है। बेसंज्ञा शब्द, बेसंज्ञा शब्द जिनसे किसी स्थान या व्यक्तियों के समूह का बोध होता है। समूह या फिर समुदाय, एक ही बात है दोस्तों, समुदाय का बोध होता है। और अगर हम जातिवाचक की बात करें तो जातिवाचक संज्ञा की क्या परिभाषा बन जाती है, वही परिभाषा है किसी वस्तु व्यक्ति स्थान के समूह जाति या वर्ग का बोध होता है, वो क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा हुई। इसमें भी समुदाय या समूह का ही बोध हो रहा है, तो ये भी देखा जाए तो एक तरीके से जातिवाचक संज्ञा का ही भेद है। जैसे कि मैं उसके उदाहरण बताऊं, जैसे कि उदाहरण हो जाएंगे इसके सभा, झुंड, भीड़, पंचायत, लोग, ये सभी क्या है, इसके उदाहरण है। ये एक मतलब भेड़ों का जो समूह होता है उसको बोला जाता है रेवड़। तो ये सभी क्या है, समुच्चय बोधक संज्ञा के उदाहरण है। अगर आप इनको देखें, सभा, सभा में सभी मतलब एक समूह है, सभा भी, तो एक तरीके से देखा जाए तो ये जातिवाचक संज्ञा ही हो गई। पंचायत, पंचायत भी समूह होती है लोगों का। लोग है, लोग में अपने आप समझ रहे शब्द से, लोग में क्या है, जातिवाचक संज्ञा का शब्द है लोग। उसके बाद बात करें हम द्रव्यवाचक संज्ञा की, जो पांचवा प्रकार हमारे सामने आता है वो आता है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा को समझिए, ये क्या है। द्रव्यवाचक संज्ञा से मतलब होता है बेसंज्ञा शब्द, बेसंज्ञा शब्द जो किसी, बेसंज्ञा शब्द जो किसी पदार्थ या तरल, तरल का क्या मतलब होता है, द्रव्य, तरल या द्रव्य का बोध कराते हैं। जैसे मैं कहूं लोहा, लोहा एक पदार्थ है। जैसे मैं कहूं सोना, चांदी, प्लास्टिक, दूध, पानी, शीशा, जस्ता, ये सभी क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। तो इस तरीके से संज्ञा के जो दो प्रकार और हमारे सामने आते हैं वो कौन कौन से आ जाते हैं, समुच्चय बोधक और द्रव्यवाचक संज्ञा। ये दोनों जो प्रकार है किस संज्ञा के मान लिए गए हैं या माने जाते हैं, जातिवाचक संज्ञा के ही प्रकार माने जाते हैं। अगर आपको क्वेश्चन आए कि संज्ञा मूल रूप से कितने प्रकार की होती है या संज्ञा के कितने प्रकार हैं, और ऑप्शन आए आपको 2, 3, 4, 5, तो आपको 3 पर ही टिक करना है। हालांकि ये विवादास्पद क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन कभी भी कोई रखता नहीं है बोर्ड, या तो आपको 3 ही रखेगा या 5 ही रखेगा। अगर 3 रखेगा तो आगे आपको 6 रखेगा, 5 को ऑप्शन में नहीं रखेगा। ऐसे विवादास्पद क्वेश्चन नहीं रखे जाते हैं। अगर फिर भी आता है तो आपको क्या करना है, 3 करना है। ये जो संज्ञा के 5 प्रकार माने गए हैं, ये मानक स्तर पर माने गए, विस्तृत स्तर पर माने गए। वहां पर भी जो ये दो हैं, ये समुदाय बोधक है और द्रव्यवाचक है, ये किसके प्रकार मान लिए गए हैं, जातिवाचक संज्ञा के प्रकार मान लिए गए। तो आपको भ्रमित नहीं होना है, आपको संज्ञा के प्रकार 3 ही कर आने हैं। उसके बाद में आपके लिए एक क्वेश्चन डालता हूं, जिसको आपको कमेंट में उसका उत्तर बताना है, क्योंकि मैंने आपको
तीन संज्ञाएं सभी करा दी हैं। तो मेरा क्वेश्चन है दोस्तों कि कोई भी जैसे कंपनी होती है, कोई भी मोटरसाइकिल की कंपनी हो, कोई कार की कंपनी हो, और एक होते हैं उसके मॉडल। जैसे कि कंपनी होती है हीरो और उसमें चलती है स्प्लेंडर, चलती है डीलक्स, चलती है पैशन, चलती है, सभी चलती है। तो आपको मुझे बताना है कि कंपनी जो होती है वो किस संज्ञा में आती है और जो उसके मॉडल होते हैं वो किस संज्ञा में आते हैं। आपको ये कमेंट में मुझे उत्तर देना है कि किसी भी जो कंपनी का नाम है वो कौन सी संज्ञा में आता है और उसके जो मॉडल्स होते हैं कोई भी हो वो किस संज्ञा में आते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, एक मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ जो ट्रिक आपके लिए बहुत मददगार रहेगी संज्ञा को पहचानने में। वो ट्रिक को आप कंठस्थ कर लें एकदम, वो आपको संज्ञा को पहचानने में हर कंपटीशन में आपकी मदद करेगी। केवल एसटीसी से ही मतलब नहीं है, कोई भी बड़ा कंपटीशन हो, कैसा भी कंपटीशन हो, उस सब में आपके लिए ये ट्रिक काम करेगी। तो देखिए, पहली आती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा मित्रों, ट्रिक्स को समझने से पहले आप समझिए कि दो शब्द होते हैं, एक होता है दृश्य और एक होता है अदृश्य। समझ रहे होंगे आप शब्द से, जो दिखता हो, जो जिसको देखा जा सके वो दृश्य, और जो दिखता नहीं हो, जिसको देखा ना जा सके वो अदृश्य। समझ गए होंगे आप शब्द से ही शब्द अपनी व्याख्या कर रहा है। तो व्यक्तिवाचक जो संज्ञा होती है वो हमेशा दृश्य होती है, दृश्य होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्लस में हमेशा एक वचन होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा के आप चाहकर भी बहुवचन नहीं बना सकते। जैसे कि मैं कहूँ राम, तो राम के आप बहुवचन बना सकते हो क्या? राम है, रामो रामा, वो बात छोड़ दीजिए, आप संस्कृत नहीं पढ़ रहे, हम हिंदी पढ़ रहे। तो राम का बहुवचन संभव नहीं है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कैसी रहेगी? हमेशा दृश्य रहेगी और सदैव एक वचन रहेगी। उसके बाद हम बात करें जातिवाचक संज्ञा की। तो जातिवाचक संज्ञा जो होती है वो दृश्य तो होती है पर बहुवचन होती है। जैसे कि मैंने कहा पुस्तक, हालांकि इस समय एक वचन में है, एक वचन में तो है पर इसका बहुवचन संभव है। जैसे कि मैंने कहा पुस्तक, तो पुस्तक से बन जाता है पुस्तकें। क्या बन जाएगा? पुस्तकें। समझ रहे हो दोस्तों? मतलब जातिवाचक जो संज्ञा होती है वो दृश्य होती है, प्लस में बहुवचन होती है, और अगर एक वचन होगी तो वो एक वचन से बहुवचन बनना उसका संभव होगा। जिसका एक वचन से बहुवचन बन जाएगा वो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। और अंत में रह जाती है हमारी भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा को समझिए। भाववाचक संज्ञा जो होती है, जो भाववाचक संज्ञा की परिभाषा है, मतलब किसी वस्तु व्यक्ति के भाव होते हैं, और जो भाव होते हैं वो दिखते नहीं है। जैसे मैं कहूँ अच्छाई, तो अच्छाई कोई व्यक्ति थोड़ी है जो आपको दिख जाएगा, तो ये क्या है? एक भाव है। तो भाववाचक संज्ञा वो अदृश्य होती है। क्या होती है मित्रों? भाववाचक संज्ञा हमेशा अदृश्य होती है, प्लस में एक वचन होती है। भाववाचक संज्ञा भी हमेशा एक वचन होती है। अगर वो बहुवचन हो जाएगी, जैसे कि भाववाचक संज्ञा अगर उसका बहुवचन बना दिया जाएगा तो वो बन जाएगी जातिवाचक संज्ञा। अगर उसका बहुवचन बना दिया जाता है, भाववाचक संज्ञा का एक वचन का बहुवचन बना देते तो वो कौन सी संज्ञा बन जाती है मित्रों? जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। ये एक विशेष नियम है जिसको हम आगे समझेंगे। अभी के लिए आप इस ट्रिक ही मान लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही अधिक मददगार होगी मित्रों संज्ञा को पहचानने में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मित्रों, या फिर इसको नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद कुछ इसके विशेष नियम आते हैं जिनको हम कवर करेंगे कि कैसे ये संज्ञाएं आपस में एक दूसरे में परिवर्तित हो जाती हैं। कैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा बन जाती है, जातिवाचक संज्ञा भाववाचक संज्ञा तो हमने बना ही दी, और भाववाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा कैसे बनती है, जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा कैसे बनती है, तो उनको समझिए। कुछ विशेष नियम रह जाते हैं संज्ञा के। उसके बाद हमारा संज्ञा प्रकरण पूरा हो जाएगा। उसके बाद हम सर्वनाम को समझेंगे। तो देखिए मित्रों, पहला जो नियम आता है उसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा बन जाती है।
व्यक्तिवाचक संज्ञा को क्या बना देते हैं हम, जातिवाचक संज्ञा बना देते हैं। जैसे कि मैं कहूं कि विभीषणों से बचो, जैसे कि मैंने कहा विभीषणों से बचो, तो यहाँ पर होने को तो विभीषण जो शब्द है मित्रों वो व्यक्तिवाचक संज्ञा का है, पर जो यहाँ पर विभीषण शब्द है वो अपने एक केवल पर्सनल व्यक्ति का परिचय न कराकर जो गद्दार लोग होते हैं या जो देशद्रोही होते हैं उनका परिचय करा रहा है। इसलिए ये कौन सा शब्द हो गया, इसमें कौन सी संज्ञा हो गई, जातिवाचक संज्ञा हो गई। तो इस तरह व्यक्तिवाचक संज्ञा किस संज्ञा में बदल गई, व्यक्तिवाचक संज्ञा किस में बदल गई मित्रों, जातिवाचक संज्ञा में बदल गई। जैसे कि उसके कुछ उदाहरण मैं आपको बताता हूं। जैसे कि मैंने कहा एक तो ये विभीषणों से बचो, एक मैं कहूं जैसे कि देश में दुर्योधनों की कमी नहीं है, दुर्योधनों की कमी नहीं है। आप सभी ने महाभारत देखी होगी। दुर्योधन एक दुष्ट प्रवृत्ति का आदमी था, द्रौपदी का उसने चीरहरण किया। तो जो दुर्योधन जो शब्द है वो कैसे लोगों के लिए आया, जो दुष्ट लोग होते हैं, जो नारी सम्मान नहीं जानते हैं, उनके लिए क्या शब्द प्रयोग में हुआ है, दुर्योधन। तो यहाँ पर कौन सी संज्ञा हो गई, जातिवाचक संज्ञा हो गई मित्रों। एक मैं कहूं भारतीय नारी तो मीरा है, भारतीय नारी तो मीरा है। अब यहाँ पर जो मीरा शब्द आया है वो केवल एक जो मीरा थी, जो कृष्ण भक्त थी, भोजराज की जो पत्नी थी, केवल उसके लिए नहीं आया, जो संपूर्ण भारतीय नारियां उनके लिए क्या शब्द आया है, यहाँ पर मीरा आया। तो ये कौन सी संज्ञा हो गई, जातिवाचक संज्ञा हो गई। जैसे मैं कहूं भारतीय नारी तो सती सावित्री है, सती सावित्री है। अब यहाँ पर जो सती सावित्री शब्द है, जो सावित्री शब्द है मित्रों, सावित्री होने को तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का शब्द है, किसी लड़की का नाम हो सकता है सावित्री, पर जो सावित्री है ये पवित्रता का प्रतीक माना जाता है, नारी की अस्मिता का प्रतीक माना जाता है सावित्री को। तो यहाँ पर जो सावित्री शब्द है उसमें क्या संज्ञा हो गई, जातिवाचक संज्ञा हो गई। जैसे कि मैं कहूं देश में जयानकों की कमी नहीं है, जयानक थे आप जानते होंगे, जो पृथ्वीराज तृतीय थे, उनकी जो पत्नी थी संयोगिता, उसका ये शायद भाई था या फिर पिता हो सकता है, इतना मुझे थोड़ा जानकारी नहीं है। तो इसने क्या कंडीशन रखी थी कि मतलब इसने स्वयंवर रखा था, और उस टाइम के जो सबसे शक्तिशाली शासक थे पृथ्वीराज चौहान, उसको इसने निमंत्रण नहीं दिया। तो पृथ्वीराज चौहान इसकी जो बहन थी उसको मंडप में से उठाकर ले गया। तो जो जयानक था इसने फिर अफगानी शासक मोहम्मद गौरी को निमंत्रण दे दिया। तो एक तरीके से जो जयानक जो माना जाता है वो भी देशद्रोही, राजद्रोही का ही, गद्दार का ही प्रतीक माना जाता है। तो जयानक में भी कौन सी वो हो गई संज्ञा मित्रों, जातिवाचक संज्ञा हो गई। उसके बाद अगला हमारा नियम आता है कैसे हम जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा बनाते हैं, उसको आप समझिए। ये तो हो गया हमारा नियम नंबर प्रथम, विशेष में नियम नंबर प्रथम हो गया। उसके बाद हमारा नियम नंबर जो द्वितीय आता है मित्रों, वो आता है कि जातिवाचक संज्ञा से कैसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा बनाते हैं। इसमें क्या होता है मित्रों, कोई जातिवाचक शब्द उपयोग में लिया जाता है, पर वो किसी पर्टिकुलर, किसी विशेष व्यक्ति के लिए उपयोग में लिया जाता है, वो उसकी उपाधि हो सकती है मित्रों। तो एक वो कौन सी संज्ञा हो जाएगी, फिर उसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। जैसे मैं कहूं, उदाहरण देखिए, महात्मा जी सदा सत्य बोलते थे। महात्मा में अगर आप देखें तो महात्मा में कौन सी वो है संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा है। पर जो महात्मा शब्द है
वो स्पेशल यूज में लिखता है। किसके लिए लिया जाता है? महात्मा गांधी जी के लिए, गांधी जी के लिए उपयोग में लिया जाता है। तो इस वजह से कौन सी संज्ञा हो गई मित्रों? इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। एक मैं कहूँ जैसे कि चाचा जी ने बांधों को देश का दूसरा मंदिर बताया। चाचा जी ने बांधों को देश का दूसरा मंदिर बताया। तो जो चाचा जी शब्द है मित्रों, ये किसके लिए उपयोग में लिया गया है? जवाहरलाल नेहरू जी के लिए। आपको पता होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, उनको क्या बोला जाता था दोस्तों? चाचा जी बोला जाता था। तो ये कौन सी संज्ञा हो गई? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। एक मैं कहूँ जैसे कि लोकमान्य जी ने स्वाधीनता का नारा दिया। तो जो लोकमान्य जो शब्द है, उन्हीं को तो जातिवाचक शब्द है। कोई भी लोकमान्य मतलब कोई भी लोगों द्वारा माना जा सकता है, लोगों का नेता हो सकता है। पर जो लोकमान्य शब्द स्पेशल यूज में लिया जाता है, वो लिया जाता है बाल गंगाधर तिलक जी के लिए। किसके लिए? बाल गंगाधर तिलक जी के लिए। तो कौन सी संज्ञा हो गई मित्रों? इसमें भी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। जैसे कि मैं कहूँ नेहरू जी देश के पहले प्रधानमंत्री थे। तो नेहरू जी शब्द जो है, होने को तो जातिवाचक शब्द है। नेहरू कहा जाता है, जो नहरों के किनारे जो लोग रहते हैं उनको बोला जाता है नेहरू। पर यहाँ पर जो नेहरू शब्द स्पेशल यूज लिया गया है, वो किसके लिए लिया गया है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के लिए। तो कौन सी संज्ञा हो गई मित्रों? इसमें भी हो गई आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे मैं कहूँ बच्चन जी को सदी का सबसे बड़ा महानायक माना जाता है। तो बच्चन होने को तो सभी बच्चन ही है। बच्चन मतलब एक जातिगत शब्द है। पर बच्चन जो यहाँ पर शब्द स्पेशल यूज में लिया गया है, वो किसके लिए गया है? अमिताभ बच्चन जी के लिए। ठीक है। तो दोस्तों इसमें कौन सी संज्ञा हो गई? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। जब कोई जातिवाचक शब्द व्यक्ति के लिए उपयोग में लिया जाए तो वो कौन सी संज्ञा हो जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। उसके बाद जो हमारा एक और जो नियम आता है मित्रों, वो आता है अपना कि कैसे हम भाववाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा बनाते हैं। ये बहुत इजी है मित्रों, ये इतना कठिन नहीं है। देखिए वो कैसे बनाते हैं कि कोई भाववाचक संज्ञा हो और उसको हमें जातिवाचक संज्ञा बनाना है। तो भाववाचक संज्ञा मैंने आपको बताया कि एतरस के प्लस में एक वचन होती है हमेशा। पर जब हम भाववाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा बनाएंगे मित्रों, तो वो कैसी हो जाएगी? बहुवचन हो जाएगी। जी हाँ मित्रों, हमेशा बहुवचन रहेगी। जैसे मैं कहूँ अच्छाई, ये एक वचन है, तो इससे हो जाएगा अच्छाइयाँ। तो ये कौन सी संज्ञा हो गई मित्रों? भाववाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा बन गई। जैसे मैं कहूँ बुराई, बुराइयां, मेहरबानी, मेहरबानी, मेहरबानियां। तो ये क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा से क्या बन गई? ये जातिवाचक संज्ञा बन गई। कैसी होनी चाहिए भाववाचक संज्ञा? बहुवचन होनी चाहिए। भाववाचक संज्ञा जब बहुवचन हो जाती है तो क्या बन जाती है मित्रों? जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। तो इसके साथ ही दोस्तों इन विशेष नियमों के साथ में ही हमारा संज्ञा का प्रकरण यहाँ पर समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और आपको अगर थोड़ी भी वीडियो हेल्पफुल लगे तो मित्रों वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को विशेष रूप से दबा लीजिए, जिससे दोस्तों आपको हमारी वीडियो की अपडेट मिलती रहे टाइम टू टाइम। नमस्कार मित्रों।